हाँ, तो अपन लोग 194A के अंदर है कि पेयर अगर पेई को होना चाहिए रेसिडेंट पर्सन। पेयर अगर पेई को अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, कोई इंटरेस्ट दे रहा होगा, इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज अगर कुछ दे रहा होगा तो उसको टीडीएस काट के देना पड़ेगा। यहाँ पे अगेन रेट क्या है 10%, लेकिन 14 में से 31 मार्च तक के रेट क्या हो जाएगा 7.5%। 15G15H देके आप लोग एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं। 15G15H देने के लिए लेकिन क्या है, आप 2.5 लाख के कम इनकम है आपकी, ऐसा आपको लिख के देना पड़ेगा। समझ में आ रहा? कब करना पड़ता है डिडक्शन? एट द टाइम ऑफ पेमेंट और द टाइम ऑफ क्रेडिट व्हिचएवर इज अर्लियर। समझ में आ रहा? अब बात ऐसी है कि यहाँ पे देखो पेयर के अंदर एक नोट दिए, ऑल एसएससीज अदर देन इंडिविजुअल्स एंड एचयूएफ पेइंग इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। तो यहाँ पे क्या बोलेगा, ऑल एसएससीज अदर देन इंडिविजुअल एंड एचयूएफ, मतलब इंडिविजुअल एंड एचयूएफ को छोड़ के। लेकिन इसके अंदर एक ट्विस्ट है। इसके अंदर क्या एक ट्विस्ट है, देखो इसके अंदर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है यहाँ पे कि सारे इंडिविजुअल एचयूएफ को नहीं छोड़ा उन्होंने। कैसा है, इंडिविजुअल एचयूएफ अगर कोई ब्याज दे रहा होगा सामने वाले को तो उसको टीडीएस काटना नहीं है। लेकिन एक यहाँ पे ट्विस्ट है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा रिमार्क है कि जो इंडिविजुअल एचयूएफ जो कि ऑडिटेड है पिछले साल, तो उनको फिर टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि ऑडिट का सेक्शन क्या बोलता है? ऑडिट सेक्शन 44A भी हो गया क्या आप लोगों का? बंसीगढ़ी 44A भी हो गया क्या? यस सर। ओके, मेरे हिसाब से 44A भी आप लोग को मालूम होगा। 44A के अंदर बुक्स मेंटेन करना, 44AP के अंदर ऑडिट कराना। ऑडिट किसको कराना पड़ता? जिसका 1 करोड़ के ऊपर सेल्स है, ट्रेडर्स है, मतलब इसके लिए बिजनेसमैन के लिए, जो प्रोफेशन है, जिनका 50 लाख के ऊपर रिसिप्ट्स है, उनको ऑडिट कराना कंपलसरी है ना? तो इन केस ऑफ इंडिविजुअल एंड एचयूएफ, टोटल सेल ग्रॉस रिसिप्ट और टर्नओवर फ्रॉम द बिजनेस और द प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय हिम exceed 1 crore in case of business or rupees 50 lakh in case of profession, the monetary limit specified in the section 44AB during the financial year immediately preceding to the financial year in which such interest is credited or paid shall be liable to deduct TDS। मतलब क्या कि इतना पढ़ने से अच्छा ये है कि all SSCs other than individual and HUF नहीं, all SSCs other than नहीं करेंगे अपन क्या करेंगे यहाँ पे, other than के बदले all SSCs including, क्या बोल रहा मैं, इंक्लूडिंग ऑडिटेड इंडिविजुअल एंड एचयूएफ, मतलब नॉन ऑडिटेड को मैंने छोड़ दिया। नॉन ऑडिटेड इंडिविजुअल एचयूएफ को कोई नियम कानून नहीं है टीडीएस के। ऑल एसएससीज इंक्लूडिंग ऑडिटेड इंडिविजुअल एंड एचयूएफ हु इज पेइंग इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी टू द रेसिडेंट पर्सन। ये तो ऑडिट की डेफिनेशन है, 1 करोड़ के ऊपर और 50 लाख के ऊपर। 1 करोड़ बिजनेस के लिए, 50 लाख का प्रोफेशन के लिए, जिनका इसके ऊपर रिसिप्ट या टर्नओवर जाता उनको ऑडिट कराना कंपलसरी। समझ में आ गया क्या बात मेरी? समझी क्या आप लोगों को? ऑल एसएससीज इंक्लूडिंग ऑडिटेड इंडिविजुअल एंड एचयूएफ पेइंग इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज टू द रेसिडेंट पर्सन। समझे क्या? आपको मालूम है 44AB में एक अमेंडमेंट आया है, बताएं आप लोगों को? कौन बोलेगा मेरे को अमेंडमेंट? साक्षी सिसोदिया बोलो तो क्या अमेंडमेंट आया है? सर याद नहीं है। इसमें एक अमेंडमेंट ऐसा है, घर पे जाके 44AB पढ़ना। 44AB में जो 1 करोड़ और 50 लाख का है ना, उसके अंदर एक अमेंडमेंट आया था पिछले साल से कि 10 करोड़ तक के भी रहा तो भी अब ऑडिट कराने की जरूरत नहीं, लेकिन सिर्फ 5% रिसिप्ट और 5% पेमेंट ही आपके कैश में चलते, बाकी पूरा ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू व्यवहार हो। समझ में आ रहा? तो ये आप 44AB घर पे जाके पढ़ना। पहले क्या रहता था 44AB में, 1 करोड़ के ऊपर जिसका टर्नओवर है, 50 लाख के ऊपर जिसका रिसिप्ट है, प्रोफेशनल के लिए उनको ऑडिट कराना कंपलसरी। अब ऐसा अमेंडमेंट आया है कि 10 करोड़ तक भी ऑडिट कराए तो नहीं चलता, कराए नहीं कराए तो चलता, सब्जेक्ट टू 5 करोड़ ही आपका रिसिप्ट और पेमेंट, 5 करोड़ ही रिसिप्ट और पेमेंट आप लोगों को कैश में होना चाहिए। इतना ना बोलते हुए मैं क्या बोल रहा कि ऑडिटेड व्यक्ति है उसको टीडीएस काटना पड़ेगा, जो ऑडिटेड नहीं है उनको टीडीएस काटना नहीं पड़ेगा। समझे क्या? ऑडिटेड को टीडीएस काटना पड़ेगा, नॉन ऑडिटेड को टीडीएस काटना नहीं पड़ेगा। अंजलि भक्कड़, आपको क्यों ऐसा लगता है कि सरकार ने नॉन ऑडिटेड लोगों को छोड़ दिया इंडिविजुअल एचयूएफ को? बताओ तो। सर उनका ऑडिट ही नहीं हो रहा है तो फिर मतलब वो गरीब है, ऐसा ही बोलना है ना आपको? गरीब लोग है बेचारे। फिर तो हाँ, क्या होगा वो अगर क्यों वैसा तो रहा टीडीएस ना, काटेंगे?
जो ऑडिट है मतलब क्या हो गया, बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं जिनको ऑडिट ही नहीं हो रहा बेचारे, फिर तो कोई भी आदमी किसको भी पैसे देगा कुछ भी, फिर तो सब जगह टीडीएस काट के छूटना पड़ेगा अपने को, है ना। टीडीएस काट के भरना इज अ वेरी बिग गेम। उन्होंने गरीब लोगों को छोड़ दिया है, सिंपल एज दैट, कि जो ऑर्गेनाइज लोग नहीं उन्होंने उनको छोड़ दिया। देखो कंपनीज फर्म इनका कैसा ऑर्गेनाइजेशन रहता है, सब कुछ चीजें नीट नेट की रहती है। जो इंडिविजुअल एचयूएफ है जिनको ऑडिट भी नहीं है, उनके बुक्स भी नहीं है, उनका कुछ भी नहीं है, अकाउंटिंग भी नहीं है, उनको छोड़ दो। समझे क्या? गरीब लोगों को सरकार ने छोड़ दिया। चलो शेरी आप कुछ पूछ रहे थे? सर कुछ नहीं, वो वही इंडिविजुअल हुंडी चिट्ठी सर इंडिविजुअल नहीं डील करते ना, ऐसा कुछ है ना। इंडिविजुअल लेते ना, मेरे को पैसे की जरूरत है, मैं हुंडे चिट्ठी लोग को लिख लिख के दे देता, ला 1-1 लाख रुपए सब मेरे पास में, मैं सर, वो तुमको चिट्ठी पे लिख के दे देता, तुमको जब होना मैं पैसा वो वापस कर दूंगा। मैं उसके ऊपर अगर ब्याज भर कंपनी रहा, के नाम पे मैं उसके ऊपर अगर ब्याज दे रहा लोगों को, लोग मेरे पास में पैसा देंगे तो ऑफकोर्स मेरे से ब्याज एक्सपेक्ट करेंगे। मैं अगर ब्याज दे रहा हूं उनको तो मेरे को टीडीएस काटना पड़ेगा क्या? देखो उसके अंदर दो केस है। मैं पिछले बार ऑडिटेड हूं तो मुझे टीडीएस काटना पड़ेगा, मैं पिछले बार ऑडिटेड नहीं हूं तो मुझे टीडीएस काटना नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा। ओके। नॉन डिडक्शन ऑफ टीडीएस, इसमें भी लिमिट दी हुई है, सभी बैच टैक्सेबल नहीं रहता, सभी बैच के ऊपर टीडीएस काटना नहीं है। बोले भाई व्हेन पेयर इज बैंकिंग कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंगेज्ड इन बैंकिंग बिजनेस इन रिस्पेक्ट ऑफ डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब बैंक अगर है तो, मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर है, मतलब पोस्ट ऑफिस अगर है तो, पोस्ट ऑफिस अगर है, बैंक अगर है, कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर है, ये अगर लोग टाइम डिपॉजिट इंक्लूडिंग आरडी इन केस ऑफ बैंक्स 40,000 रुपए तक के अगर ब्याज दे रहे, इनको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं। किसको? बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी, पोस्ट ऑफिस 40,000 तक के ब्याज दे रहे तो टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। सीनियर सिटीजन में 50,000। रेस्ट ऑल अदर केसेस में 5,000 की लिमिट है। सर कितना कॉम्प्लिकेटेड है ये, बाप रे, कुछ नहीं। बैंक, पोस्ट ऑफिस, कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर एफडी के ऊपर ब्याज दे रहे होंगे तो 40,000 तक के टीडीएस नहीं है। सीनियर सिटीजन में 5,000 तक के 50,000 तक के टीडीएस नहीं है। ऑल अदर केसेस में इसके अलावा कोई दूसरा ब्याज वाज होगा तो 5,000 तक की टीडीएस नहीं है, 5,000 के ऊपर टीडीएस रहेगा। चलो एग्जांपल, एसबीआई के अंदर आपकी एफडी, श्रीहरि आपकी एसबीआई में एफडी है, एसबीआई आपको 54,000 रुपए ब्याज दे, टीडीएस कटेगा क्या? बोलो तो। यस यस सर। कितना परसेंट शेयर ही? 10%। Very good. अगर हाँ हाँ 31 31 मार्च के बाद के में, हाँ 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 31 मार्च के बाद में है। बताओ कितना टीडीएस कटेगा, बोलो तुम। 5,400। क्यों 50? ये 40, आप सीनियर सिटीजन नहीं है ना, 40,000 तक के तो माफ है ना। सर वो इंक्लूड टाइम डिपॉजिट इंक्लूडिंग रिकरिंग डिपॉजिट। हाँ 40,000 तक के तो टीडीएस माफ है ना। आपने एफडी के ऊपर ब्याज लिया एसबीआई से, एसबीआई कितना टीडीएस काटेगी आपसे बताओ तो। हाँ शेयर आपका आंसर दो। 1400। 1400 श्रीहरि का आंसर है 1400। ठीक है, 1400 के अलावा किसी को कोई आंसर लगता है? मैं सबको पूछूंगा अभी आंसर, अपना आंसर तैयार रखो, मैं हर एक को पूछ रहा। स्टार्टिंग विद अंजलि भक्कड़, बोलो। 5,400। 5,400, वेरी गुड। मतलब आपके हिसाब से वो गलत बोलता नहीं, वेरी गुड। अनुश्री बड़ेरा आंसर आपका? 5,400। वेरी गुड। बंसीकड़ी आंसर आपका? 5,400। 5,400। अनुश्री गीता आपका आंसर? गीता 5,400। ओके। तेजस गांधी आपका आंसर? 5,400। सुकृता गोटाखेड़े? 5,400। वैष्णवी बोरसे? Sir, 1,400. सोमेश? 5,400। वेरी गुड। सब लोग बराबर है। 1400 आंसर नहीं आता। ये क्या इनकम टैक्स की जैसी लिमिट थोड़ी है, 50,000 तक के नील, 50,000 से 1,00,000 के ऊपर 5%। 5,400 आंसर है। सीधा सीधा 10% का हिसाब करो। आपको किसने बोला ऐसा इतना एग्जाम रहता, उसके ऊपर लिमिट रहती? जो पहले बोला था ना आपने वही बराबर था।
1400 के लिए फिर तो मतलब क्या पहला एग्जाम है क्या ब्याज? नहीं, समझे क्या? तो ऐसी बात है। गेटिंग माय पॉइंट? 5400 टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। एक और एग्जांपल बोलता मैं आपको, ठीक है? श्रीहरि अगेन आपसे, श्रीहरि आवाज आ रहा है आपको? यस सर। एसबीआई के अकोला में आपके बहुत सारे टाइम डिपॉजिट्स हैं, मतलब एफडीज हैं। एसबीआई के अकोला में जैसे ये हो गया अकोला के ब्रांच, एसबीआई के औरंगाबाद में भी आपके बहुत सारे टाइम डिपॉजिट्स, आपके पैसा इतना है आपने हर जगह रखे हुआ है। और अमृतसर में भी आप लोगों का टाइम डिपॉजिट्स पड़ा है। किसका? श्रीहरि का। अमृतसर, अकोला और औरंगाबाद, उसको ए अच्छा लगता, ठीक है। तो यहां से उसको मिला 20,000 का ब्याज, यहां से उसको मिला 30,000 का ब्याज, और यहां से उसको मिला 14,000 रुपए का ब्याज, ठीक है। बताओ कितना कितना टीडीएस आएगा हर जगह, बताओ। एसबीआई चाहे, हाँ आपको मालूम है जब से कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस आ गया हुआ है, आप ब्रांच के कस्टमर नहीं हो, आप ब्रांच के कस्टमर ही नहीं हो, आप बैंक के कस्टमर हो। आप अकोला में बैठ के अमृतसर का खाता संभाल सकते, अमृतसर में बैठ के अकोला में पैसा जमा कर सकते। बताओ कितना टीडीएस काटना पड़ेगा एसबीआई को? औरंगाबाद, अकोला, अमृतसर की कुछ भी टीडीएस नहीं आएगा। यस, मैं पूछ रहा अभी, 1 मिनट रुको रुको। तेजस से, तेजस बाबू बोलो। सर 6,400। कैसा कैसा कैसा? 30,000 प्लस 20,000 प्लस 14,000। वेरी गुड, वेरी गुड, 64,000। वेरी गुड। देखो तो क्या हो गया, आप किसके कस्टमर हो? बैंक के। आप SBI ब्रांच के के। कस्टमर ही नहीं है। फिर तो लोग क्या करेंगे मालूम है? एसबीआई की 1 लाख ब्रांचेस है भारत भर में, टीडीएस से बचने के लिए हर ब्रांचों में जाके पैसा जमा करके आ जाइए। टीडीएस से कोई छूट नहीं सकता, आप ब्रांच के कस्टमर ही नहीं हो, अब आप कोर बैंकिंग सॉल्यूशन में अब आप बैंक के कस्टमर हो। ये इंस्टीट्यूट का फेवरेट क्वेश्चन है। The threshold limit will be reckoned with reference to the total interest credited or paid by the banking company, cooperative society or public company, as the case may be, and not with respect to each branch. जैसा मैंने अभी आपको बताया। When such banking company or cooperative society or public company has adopted core banking solution, आपकी माहिती के लिए बता दूं, भारत में के हर बैंक ने आज कोर बैंकिंग सॉल्यूशन को अपना लिया हुआ है, हर बैंक ने। नो टीडीएस कब? When interest is credited by a firm to its partner, ठीक है। When interest is paid credited by central government, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ भी देती तो उनको टीडीएस नहीं देता, क्योंकि उनको कंप्लायंस करना नहीं है। मेरे को एक बात बताओ, फर्म ने पार्टनर को ब्याज दिया तो उसके ऊपर क्यों टीडीएस नहीं होगा? बंसी कड़ी बोलो तो, बोलो तो। सर वो प्रॉफिट होता ना, क्या प्रॉफिट का पार्ट होता है ना। ब्याज? प्रॉफिट में से तो कम होता हाँ। ब्याज। गलत आंसर। हाँ ना सर, फिर प्रॉफिट। नहीं 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 है, ऐसा नहीं है। गलत 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 गलत। हाँ बोलो तो, बंसी कड़ी आवाज आ रहा क्या? यस सर। हाँ बोलो, थोड़ा जोर से बोलो ना। नो, नथिंग इज ऑडिबल। हाँ, कौन दूसरा बोलेगा? जैसे फर्म पार्टनर ही फर्म ही पार्टनर से बनती, पर पार्टनर ने कुछ डिफॉल्ट किया तो फर्म तो है ही पेमेंट करने के लिए। मतलब आप बोल रहे फर्म और पार्टनर दोनों अलग अलग नहीं है, ऐसा? हाँ सर, पार्टनरशिप फर्म में, नॉट एन एलएलपी। नहीं, एलएलपी की तो बात ही नहीं चालू है, मैं फर्म की बात कर रहा हूँ, फर्म की बात कर रहा हूँ। हाँ, पार्टनरशिप फर्म में। ठीक है चलो, समझा मैं। प्रणीता जादव बताओ तो, ऐसा क्यों लगता है पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को पैसे दे रहे तो उन्होंने ब्याज नहीं काटना? काय का रिलेशन बोले आप? मेरे को सुनने नहीं आ रहा। इंटरेस्ट जो दिया ना वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है पार्टनरशिप फर्म। नहीं 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 है। मैं क्या बोल रहा आप लोगों को सुनो, कि देखो आपने एक बात पढ़ा होगा कि जब कंपनी जो रहता है उसका सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस रहता है, पार्टनरशिप फर्म का एज सच सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस नहीं है। पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म दोनों एक ही है, दोनों अलग नहीं है। पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड रहती, आपको मालूम है।
समझ में आ रहा है क्या? तो पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड अभी है, पार्टनरशिप का सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस नहीं है, पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म ही दोनों एक है, तो खुद से पैसा कमा के थोड़ी कोई खुद को ब्याज देता, तो इसके लिए उनका ब्याज के ऊपर टीडीएस काटना ही नहीं है। अरे तुम ही पैसा लगा रहे, तुम ही ब्याज ले रहे, फर्म में डिसाइड कौन करता ब्याज देना नहीं देना? पार्टनर ही डिसाइड करता, पार्टनर ही प्रॉफिट लेते, पार्टनर ही डिसाइड करे। समझ में आ रहा है क्या? तो इसके लिए वहां पे कुछ नहीं, ठीक है। इनकम क्रेडिटेड और पेड टू एनी बैंकिंग कंपनी टू विच द बैंकिंग कंपनी रेगुलेशन एक्ट अप्लाइज, एनी कोऑपरेटिव सोसाइटी, मतलब बैंक को अगर आप पैसा दे रहे होंगे तो टीडीएस काटना नहीं है। फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन को, फाइनेंशियल कोई कंपनी होगी उसको पैसा दे रहे होंगे, मतलब सरकारी चाहिए होगी, सेंट्रल स्टेट प्रोविंशियल एक्ट। एलआईसी को पैसा दे रहे होंगे टीडीएस मत काटना, यूटीआई को पैसा दे रहे होंगे टीडीएस मत काटना, कंपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी एंगेज्ड इन बिजनेस ऑफ इंश्योरेंस उनको मत काटना, एनी अदर इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन बॉडीज एसोसिएशन एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में डिसाइड बाय ऑफिशियल। अब इसके अंदर 1 अप्रैल 2020 के बाद में नो नोटिफिकेशन शैल बी इशूड, ऐसा ही उन्होंने एक नोटिफिकेशन ला लिया कि इसमें अब कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा। उन्होंने एक ऐसा नोटिफिकेशन आया कि इसमें अब कोई नोटिफिकेशन नहीं आएंगे। समझे क्या? तो बैंक को पैसा मिल रहा होगा या फिर सरकारी कंपनी को मिल रहा होगा या फिर इंश्योरेंस कंपनी यूटीआई वगैरह को मिल रहा होगा, तो टीडीएस काटना नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, ओके, समझा आप लोगों को? एक और बात, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी अगर अपने मेंबर्स को ब्याज दे रही होंगी तो भी टीडीएस यहाँ पे नहीं रहता। क्यों? क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी और उसके मेंबर भी अलग अलग समझे नहीं जाते। समझ में आ रहा है कि एक ऐसा रहता है कि यहाँ पे अलग नहीं है, जैसे पार्टनर और फर्म एक है, ऐसे कोऑपरेटिव सोसाइटी और उनके मेंबर एक है। यहाँ पे मेंबर की बात नहीं चालू है, यहाँ पे मेंबर नहीं था, उनके लिए एग्जम्पशन है। मेंबर को अगर ब्याज दे रही कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी तो वहां पे भी टीडीएस नहीं रहने वाला है। ठीक है, इसके अलावा भी और कुछ एग्जम्पशंस दिए हुए इन्होंने, देखो यहाँ पे दिया हुआ है, इंटरेस्ट पेड और क्रेडिटेड बाय अ कोऑपरेटिव सोसाइटी टू अ मेंबर देयरऑफ, समझ में आ रहा? टू सच इनकम क्रेडिटेड और पेड बाय कोऑपरेटिव सोसाइटी टू अदर कोऑपरेटिव सोसाइटी। एक कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर अपने मेंबर को ब्याज दे रही होंगी तो टीडीएस नहीं है, दूसरे कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी को दे रही होंगी तो भी ब्याज नहीं है। कोऑपरेटिव बैंक की बात नहीं चालू है। कोऑपरेटिव बैंक मतलब अकोला जनता कमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक है या फिर बुल्ढाना अर्बन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, वो मैं यहाँ पे सोसाइटी की बात कर रहा, बैंक की बात नहीं कर रहा। समझ में आ रहा? इंपॉर्टेंट है, हाँ, पूछते एग्जाम में। किसके किसके लिए एग्जाम्पशन है? फॉर्म पार्टनर को देंगे तो नहीं है, कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने मेंबर को देंगे तो भी नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? ओके, तो इंटरेस्ट इनकम पेड बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन द कंपेंसेशन अमाउंट अवॉर्डेड बाय द वोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल वेयर द अमाउंट ऑफ सच इनकम और एज द केस में एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट ऑफ सच इनकम पेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड 50,000। आपको मालूम है रोड वगैरह पे एक्सीडेंट हो जाते हैं, ट्रेन में एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो सरकार पैसा देती है ना, कंपेंसेशन 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए, तो बहुत दिन लेट हो जाता पैसा, फिर उसके ऊपर ब्याज मिलता, वो ब्याज पे भी टीडीएस काटना नहीं, 50,000 के नीचे होगा। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय वे ऑफ कंपेंसेशन अमाउंट अवॉर्डेड बाय द मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल, पूरा इनकम भी टीडीएस नहीं है, इंटरेस्ट पे भी टीडीएस नहीं है। इंटरेस्ट इनकम क्रेडिटेड और पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ डिपॉजिट्स विद द बैंक टू व्हिच द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। समझ में आ रहा? मतलब ये कौन सा डिपॉजिट है बताओ तो? ये एनीबॉडी? इंटरेस्ट इनकम क्रेडिटेड और पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ डिपॉजिट्स विद द बैंक टू व्हिच द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट अप्लाई अदर देन एफडीज एंड आरडीज। बताओ ये कौन से ब्याज की बात चल रही है? यस, साक्षी सिसोदिया, सेविंग डिपॉजिट। वेरी गुड। सर डिमांड डिपॉजिट मतलब ही सेविंग, क्योंकि करंट पे तो ब्याज बेटा नहीं रहता, तो डिमांड में लगता। बचता क्या? सेविंग। इंटरेस्ट इनकम एज एफर्ट टू इन दी इंटरेस्ट इनकम टू द बिजनेस ट्रस्ट फ्रॉम द स्पेशल पर्पस व्हीकल, एसपीवी बनाते हैं। स्पेशल पर्पस व्हीकल मतलब कैसा रहता है कि मेरे को है ना एक बहुत, मेरे को और मेरे जैसे 4-5 जो कंपनीज है, हम कंपनीज है, ठीक है, हमको इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इन्वेस्ट करने का है, एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाने का है बहुत बड़ा, लेकिन हम क्या डायरेक्ट इसमें नहीं इन्वेस्ट करते, हम सब पैसा पहले एक जगह जमा करते हैं और फिर वो जो जमा किया हुआ पैसा एक जगह से रूट किया जाता है। ये जो जमा करने के लिए एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया जाता है, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है जहाँ पे मेरे जैसे सब लाइक माइंडेड लोग इन्वेस्ट करते हैं और फिर वो पैसा दूसरे का जाता है।
तो उसके ऊपर भी नहीं है, ठीक है। इंटरेस्ट इनकम पेएबल बाय इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल कंपनी और इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल फंड ऑन दी पब्लिक सेक्टर कंपनी इन रिलेशन टू जीरो कूपन। जीरो कूपन बॉन्ड क्या रहता है मालूम है क्या? कि जैसे मैंने आज एक बॉन्ड इशू कर दिया 90 रुपए, ठीक है, मैं 10 साल के बाद में इसके ऊपर है ना 100 रुपए देने वाला हूँ, इसके 100 रुपए दूंगा। इसके अंदर इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन ये 100 के नीचे इशू किया जाए, और जब रिडीम करते तो 100 के ऊपर रिडीम किया जाता है, इसको बोलते हैं जीरो कूपन बॉन्ड। ऐसा ब्याज नहीं रहता, लेकिन रिडीम करते समय पूरा पैसा वापस किया जाता है प्लस ब्याज, तो उसमें भी कोई टीडीएस नहीं है। इंटरेस्ट income created or paid in respect of deposits with the primary agriculture credit society or primary credit society or a cooperative land mortgage bank or a cooperative land development bank। शेतकरी की कोई सोसाइटी है, एग्रीकल्चर की कोई सोसाइटी है, प्राइमरी एग्रीकल्चर की कोई सोसाइटी है, एपीएमसी की कोई सोसाइटी, उनको भी ब्याज दे रहे होंगे शेतकरी लोगों को, एफिक्स स्पेसिफाइड पर्सन को, तो उसके ऊपर टीडीएस नहीं है। डिपॉजिट्स विद द कोऑपरेटिव सोसाइटी और बैंक रेफर टू इन एंगेज्ड इन द कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ बैंक। क्या बोले? इंटरेस्ट इनकम क्रिएटेड और पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ deposits with the cooperative society other than cooperative society or bank referred to in section 1I। section I मतलब ये वाले की बात चालू है। इसके अलावा अगर कोई होगा which is engaged in carrying on the business of banking, तो भी उनको करना नहीं। और इसके अलावा कोई सोसाइटी अगर बचती होंगी जो भी बैंकिंग के बिजनेस के अंदर अगर होंगे, तो उनको भी यहाँ पे टीडीएस काटना नहीं है। कोऑपरेटिव सोसाइटी जैसे यहाँ पे किसकी बात चालू थी? क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसके अलावा भी कोऑपरेटिव सोसाइटी रहती, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी रहता, एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव सोसाइटी रहता, अलग अलग। जैसे आरएलटी में, एलआरटी में कोऑपरेटिव सोसाइटी है, बच्चे लोगों को किताबें बेचते हैं, प्रैक्टिकल की बुक बेचते हैं, ऐसे छोटी मोटी रहती। सैलरी अर्नर की कोऑपरेटिव सोसाइटी रहती, वो सब भी अगर बिजनेस इंटरेस्ट दे रहे होंगे तो उनको भी टीडीएस काटना नहीं है। समझ में आ रहा क्या? लेकिन सेक्शन नंबर 9 और 10 जो कि बोलता था कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर मेंबर को ब्याज दे रहे होंगे तो टीडीएस काटना नहीं है, उसके अंदर एक है स्पेशल पैरा, एक है स्पेशल उसके अंदर रिमार्क। समझ में आ रहा? अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी की टोटल सेल ग्रॉस रिसीव्ड टर्नओवर एक्सीड्स 50 करोड़ ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर इन व्हिच द इंटरेस्ट इज क्रेडिटेड और पेड, उनको टीडीएस काटना पड़ेगा। मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी का अगर बिजनेस 50 करोड़ के ऊपर अगर होगा तो उनको टीडीएस काटना पड़ेगा। वैसे तो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी मेंबर को ब्याज देते समय टीडीएस काटना नहीं पड़ता, लेकिन अगर 50 करोड़ के ऊपर है तो देखना पड़ेगा। The amount of interest or aggregate amount of interest credited or paid or is likely to be credited or paid during the financial year is more than 50,000 और सीनियर सिटीजन है तो 50,000, सीनियर सिटीजन नहीं है तो 40,000। मतलब क्या हो गया कि मैंने आपको जैसे बोला था कि कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर मेंबर को ब्याज दे रहे होंगे तो टीडीएस काटना नहीं, एक बात है ना। लेकिन इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी का बिजनेस 50 करोड़ के ऊपर है तो उनको सब नियम कानून एज इट इज लागू हो जाएंगे, कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। ये इतना पॉइंट पढ़ो और फिर नहीं समझा तो मेरे को पूछो। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी को वैसे टीडीएस काटना नहीं, लेकिन 50 करोड़ के ऊपर अगर उनके रिसिप्ट होंगे तो उनको काटना पड़ेगा। ये क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए था, ये अदर देन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, वैसे तो ब्याज माफ है मेंबर को दे रहे होंगे, लेकिन 50 करोड़ के ऊपर अगर है तो काटना पड़ेगा। समझा गया? चलो ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें समय समय पे कुछ नोटिफिकेशन ला सकती है, वो दिए हुए हैं। आपको ये क्वेश्चंस करने का है, वही कोर बैंकिंग सॉल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस है। मेरी द्वारका के ब्रांच में इतना डिपॉजिट है, जनकपुरी ब्रांच में इतना डिपॉजिट है, रोहिणी ब्रांच में इतना, अलग अलग जगह डिपॉजिट्स। लेकिन आपको क्या देखना पड़ता है? आपको बैंक के हिसाब से देखना पड़ता है, ब्रांच के हिसाब से नहीं। छोटे छोटे क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, ठीक है।
एक सिंपल सा सेक्शन था अपन लोग ले लेते हैं। अगर आप लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, गेम से अगर आप पैसा जीत रहे होंगे तो कौन बनेगा करोड़पति में, डांस इंडिया डांस में, बिग बॉस में पैसा अगर आप जीत रहे होंगे तो क्या होगा? एनी पर्सन पेइंग द सम बाय वे ऑफ विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, कार्ड गेम और गेम ऑफ एनी सॉर्ट। सर गेम ऑफ एनी सॉर्ट में केबीसी, बिग बॉस भी आता है कि टीवी के गेम, पत्तों के गेम, लॉटरी के गेम, कैसीनो, ये सब 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 तरीके के गेम के अंदर अगर आप पैसा जीत रहे होंगे और अगर 10,000 के ऊपर अगर आपको पैसा मिल रहा होगा तो 30% सामने वाले को टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि 30% रेट ऑफ टीडीएस समझ में आ रहा क्या है? अगर आपने जैसे कार जीती, ठीक है, आपने कौन बनेगा करोड़पति के अंदर कार जीती, तो फिर क्या होगा? कार का अमाउंट था जैसे 10 लाख, अब 10 लाख रुपए तो 10,000 के ऊपर है सर, फिर अब टीडीएस कैसे काटने का, क्या कार काट के देने का क्या है? नहीं। तो जिसको कार मिलने वाली है, जिसको कार मिलने वाली है, जिसको कार मिलने वाली है उसको क्या बोलने का कि पहले तू बाबा हमको 3 लाख रुपए लाके दे दे, 3 लाख रुपए लाके दे, 10 लाख की कार घर पे लेके जाए। अगर आपको काइंड में पैसा मिल रहा होगा तो गेटिंग माय पॉइंट। और अगर हॉर्सेस है तो भी सेम सेक्शन एप्लीकेबल है, सीबी बी है, हॉर्सेस के लिए बीबी। 30% है। देने वाला कौन है? कोई भी व्यक्ति। देने वाला कौन है? कोई भी व्यक्ति। सर एनआरआई रहा तो भी चलता, रेसिडेंट रहा तो भी चलता। रेट है 30% और लिमिट है 10,000 के। ठीक है, 3 सेक्शन देखे अपन ने। चलो मैं नोट्स भेज देता आप लोगों को। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।